1 मार्च से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 1 अप्रैल से लागू होता है। तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी की तारीख को। तो इंग्लैंड का नया फाइनेंशियल ईयर, इंग्लैंड का नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 मार्च से, तो उनके यहां बजट आता है 28 फरवरी को। तो हमारे यहां तो नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान में तो नया वित्त साल शुरू होता है दीपावली के दिन से। तो हमारा बजट आना चाहिए दीपावली से 1 दिन पहले, लेकिन वो आता है 28 फरवरी की। क्यों? अंग्रेजों ने ये परंपरा चलाई थी हमारे देश में। तो अंग्रेजों की सरकारें जब चलती थी तो वो हिंदुस्तान में भी फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से ही शुरू करवाया था। तो वो फाइनेंशियल ईयर आज 50 साल के बाद भी 1 मार्च से क्यों चल रहा, और बजट 28 फरवरी को ही क्यों आता? मैंने 50 साल हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले नेताओं के दिमाग में इतना भूसा भरा है कि वो अंग्रेजों की दी गई तारीख नहीं बदल पाए आज तक। वही 28 फरवरी को बजट पेश होता और शाम को 5 बजे क्यों होता? उसकी एक दूसरी कहानी है कि जब हमारे देश में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन में सवेरे के 10:30 बजते हैं। तो यहां क्या होता था कि यहां इंग्लैंड के जब सांसद बैठते थे, इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे, तो पार्लियामेंट में शाम को बजट पेश करना पड़ता था, क्योंकि लंदन में सवेरे का समय होता था, तो वहां के लोग उसको सुन सकते थे। तो अब तो अंग्रेज नहीं है, अब तो चले गए। तो शाम को 5 बजे बजट क्यों पेश हो रहा है? सवेरे होना चाहिए 11 बजे। लेकिन दुर्भाग्य से यह नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्यों चल रहा है? यह प्रश्न आपको पूछना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट कितनी गुलाम है, इसका यह एक उदाहरण है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण मैं दूं कि जब आपके बीच में कोई नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछे कि क्या करेंगे वहां जाकर। पूछिए उनसे कि क्या करेंगे वहां जाकर, तो वो आपको 2 ही जवाब देंगे। पहला जवाब देंगे कि वहां जाकर हम नीतियां बनाएंगे, और दूसरा जवाब देंगे कि वहां जाकर कानून बनाएंगे। तो उनसे कहिए कि नीतियां आप बनाएंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF बनाएगा। अब तो नीतियां यहां नहीं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिस में बनती हैं, गेट के ऑफिस में बनती हैं, WTO के ऑफिस में बनती हैं, और वहां से नीतियां बनकर आती हैं, भारत सरकार उनको लागू करती है। और कई बार तो आपकी संसद से पूछा भी नहीं जाता और वो नीतियां लागू हो जाती हैं इस देश में। जैसे उदाहरण दूं आपको, ये जो आपके देश में पिछले कई महीनों से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आप पूछिए ये नीति कब बनाई गई संसद में? हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे रुपए का दाम गिर रहा है लगातार, और पिछले 7 वर्षों से हमारे रुपए का दाम 120% गिर गया है। 1991 के साल में $1 में 18 रुपया था, आज $1 में 41 रुपया हो गया है। 120% डिवेल्युएशन हुआ है आपकी मुद्रा का। यह नीति आपकी पार्लियामेंट में नहीं बनी है, यह नीति बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसेज में और लागू हुई है आपके देश में। तो जब नीतियां वहां बनती हैं और लागू होती हैं, तो ये नेता जब कहते हैं कि हम वहां नीतियां बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से अब किसी के पास नीति बनाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। नीतियां तो कहीं और से बनती हैं। तो फिर वो कहेंगे कि हम कानून बनाने के लिए जाते हैं। तो पूरी ईमानदारी से पूछिए किसी भी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? माने कानून जो बनता है उसकी जो भाषा होती है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो पूछिए किसी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कौन करता है? माने कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं ICS ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं? वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है उस पर बहस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और बहस करने के बाद अगर मैं कोई चीज उसमें से घटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए हैं आपके, तो क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या मतलब है आपके वहां जाने का? और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग इस देश में वो लोग करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आजादी का मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। ICS ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में। और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में? क्योंकि ICS ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती।
करते थे, आज भी वही होता। और दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या नियम है? हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री, जिस आदमी ने कभी खेत में हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री, जो जानता नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिनको मालूम नहीं कि वित्त क्या होता है वो वित्त मंत्री। तो देश का बंटाधार तो होने ही वाला है। और हमारे यहां भारतीय सभ्यता में एक वाक्य कहा जाता है, बहुत गंभीर है, कि जिस देश में अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करना शुरू कर दें उस देश का बंटाधार हो जाता है। वही हो रहा है हमारे देश में। यह कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं? अंगूठा छाप आदमी मंत्री हो सकता है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी की बलिहारी है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि देश डूब रहा है इसी में। उसको हम डेमोक्रेसी की बलिहारी मारेंगे, देश डूबने को माने। और तब आप कहते हैं कि आपने चुनकर क्यों भेजा उसको? तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न यह आता है कि मेरे सामने जब 10 चोर खड़े हुए हैं तो मैं क्या चुनूं? सिवाय एक विकल्प के मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन 10 चोरों में जो सबसे कम चोर है उसको चुनूं मैं। क्या गारंटी है जिसको आज मैंने सबसे कम चोर मानकर चुना है वो कल सबसे बड़ा चोर साबित नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? और दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपको कुछ नहीं मिला है।